नमस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आयोजित हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अगर आधुनिक युग को विज्ञान का युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा, या यूँ कह सकते हैं कि विज्ञान हमारी आदत बन चुका है। विज्ञान के बिना अब हमारा जीवन संभव नहीं है। आज के ही दिन कई वर्ष पूर्व 28 फरवरी के दिन भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी और इस दिन को यादगार मनाने के लिए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है। और हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की एक अलग थीम होती है, जो कि इस वर्ष है सतत भविष्य के लिए विज्ञान। और इस थीम पर, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर आशुतोष सिंह जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल के। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज 28 फरवरी 1987 के दिन भारत सरकार ने निर्णय लिया कि हमको विज्ञान के महत्व को समझाने के लिए, जनता के बीच में ले जाने के लिए, जन आंदोलन के रूप में इसको मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाना चाहिए, निर्णय हुआ। आज ही के दिन अपने देश के सबसे पहले वैज्ञानिक जिनको भारत रत्न दिया गया, उसके पहले जिनको नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने खोज की थी रमन इफेक्ट की, जो फिजिक्स में एक बहुत बड़ा खोज माना जाता है। और ये खोज का उनको मन में जो विचार आया, जब वो विदेश जा रहे थे तो उनको लगा कि ये समुंदर का पानी नीला क्यों है जी। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है। उस कारणों की जब उन्होंने खोज प्रारंभ की तो उसको जाकर के बाद में एक रिसर्च के माध्यम से एक अपने विद्यार्थी कृष्णन और सर सीवी रमन दोनों ने साथ मिलकर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया और उस पब्लिश पेपर पर उनको नोबेल प्राइज़ का एक अवार्ड उनको मिला था जी। उन्हीं के खोज के दिन को हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। जी बिल्कुल। और अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें सर, तो क्या उद्देश्य है विज्ञान दिवस मनाने का? देखिए, विज्ञान के लिए जो विज्ञान दिवस का उद्देश्य है, हर साल लगभग जब से हम शुरू किए हैं इसको 1988 से, हर साल हम इसका थीम बदलते रहते हैं जी। मानव जीवन के हर क्षण में, हर क्षेत्र में जिस तरह से विज्ञान का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसकी महत्ता हमारे देश की आम जनता समझे, उसके मन में एक विज्ञान के प्रति समर्पण जागे और हम इसको मान के चलें कि विकास में विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व होने वाला है, उसमें एक जागृति चले, उसके लिए एक दिन सरकार ने चुना है और उस दिन हम विज्ञान दिवस मनाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि हर साल 1988 से अलग अलग थीम हम मना रहे हैं और हमने दर्शकों को बताया कि इस बार की हमारी थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान। तो इस विषय पर हम चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें। देखिए, भविष्य के लिए विज्ञान का होना बहुत आवश्यक है और अभी जैसा कि हम भारत में अभी परिकल्पना अपनी है कि 2047 तक हम विकसित भारत का निर्माण करना चाहते हैं जी। जब 100 साल आज़ादी के हो जाएंगे, उसमें मुझे लगता है जो सबसे प्रमुख भूमिका रहने वाली है वो विज्ञान की भूमिका रहने वाली है। और अगर हम किसी भी संस्कृति को देखते हैं, बहुत करीब से देखते हैं, जिन संस्कृतियों ने पूरी दुनिया पे अपने ज्ञान का लोहा मनवाया, दुनिया पे राज किया, वो इसलिए कर पाए क्योंकि उनका विज्ञान और तकनीकी बहुत अच्छा था बिल्कुल। और वही एक सबसे बड़ा कारण है। तो बहुत सारे कारणों में आज विज्ञान कहाँ कहाँ पे हमको लाभप्रद दे सकता है, उसके लिए बहुत बड़ा योगदान विकसित भारत के निर्माण के लिए विज्ञान का हो सकता है जी। कई बार बहुत सारी बातें आती है, अति उत्साह में हम कहते हैं कि ये विज्ञान का युग नहीं है, विज्ञान का युग है जी। ऐसा नहीं है कि विज्ञान का युग आज ही है। जब से पृथ्वी बनी है, जब से संस्कृतियों ने दूसरों के ऊपर हावी होना शुरू किया जी। हमेशा विज्ञान का ही युग रहा है जी। जैसे एक आप उदाहरण के तौर पे आप समझिए, जब आज से लगभग 400-500 साल पहले जब अंग्रेज, उस समय लोग समुंदर के पानी को देख के डर जाते थे, तो अंग्रेजों ने छोटे छोटे बोट उतारे और पूरी दुनिया में जिस भी जगह पे जगह खाली मिलती गई
वहाँ जा करके अपना ब्रिटिश का झंडा लहराना शुरू कर दिए। लोग जा नहीं पाते थे। तो एक हमेशा से विज्ञान और तकनीकी का जो युद्ध रहा है वो विकास के लिए एक बहुत बड़ा पर्याय रहा है। जिस देश की, जिस संस्कृति की विज्ञान और तकनीकी ऊपर रही है, उसी ने इस देश पे, इस दुनिया पे, पूरे समाज पे राज किया है। तो इसको हमको मान के चलना चाहिए कि अगर हमको बहुत मजबूत देश बनना है तो वो विज्ञान के बिना संभव नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि आपने कहा कि आधुनिक युग को विज्ञान युग कहा जाना बिल्कुल गलत नहीं है और भारत तो निरंतर प्रगति कर रहा है। पूरे विश्व की अगर बात की जाए आशुतोष जी, तो आप भारत को किस पायदान पर देखते हैं? देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रगति के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम भारत की कल्पना अगर 1947 की बात करते हैं जी, जबकि ये सच नहीं है। भारत की कल्पना आज़ादी के पहले भी सैकड़ों साल, हजारों साल पहले रही है। जी। और ये भी हमको याद रखना चाहिए कि जब पूरी दुनिया में जिस समय भारत का स्वर्णिम काल था, जब सोने की चिड़िया कहते थे, तो लोग आकर के हमारे यहाँ पढ़ते थे, लिखते थे। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हमारे ही देश में होते थे। और उस समय मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। नालंदा विश्वविद्यालय में एक चाइनीज स्टूडेंट आया था और उस समय उसने कहा था कि मैं जा करके भारत में लॉजिस्टिक पढ़ा था, कंप्यूटर जो जिसपे लॉजिस्टिक पे पूरा कंप्यूटर बेस है, मैथमेटिक्स पढ़ा था और बुद्धिज्म पढ़ा था। तो उस समय जब हमारा कालखंड गुलामी के पहले का रहा, उस समय हमारा विज्ञान बहुत आगे रहा। गुलामी के समय स्थिति क्या होती थी, जैसे कि जब दूसरे लोग आपके ऊपर शासन करते हैं तो उनका उद्देश्य पैसा कमाना होता है। तो उस समय हमारे यहाँ विज्ञान की गति धीमी पड़ी, इसको हमको मानना चाहिए। आज जो है पिछले 75 साल में, जब से 1947 के बाद विज्ञान के क्षेत्र में हमने बहुत प्रगति की है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज हम जिनके नाम पर, सर सीवी रमन साहब के नाम पर हम बैठे हैं, उन्होंने 1928 में 1928 में उन्होंने रामन इफेक्ट की खोज की। और आज रामन इफेक्ट का इतना बड़ा प्रभाव है कि जब भी हम प्रकाश की बात करते हैं, जैसे आज हम फिंगरप्रिंट देखते हैं, जैसे स्मार्ट डिवाइसेज में हम फिंगरप्रिंट आधार कार्ड में आपका लगता है, वो हर जगह हमारा रमन इफेक्ट का यूज होता रहा है। उस समय से जो चला हुआ हमारा जो दौर था, आज पूरे देश, पूरी दुनिया में भारत के वैज्ञानिक पूरी तरह से छा गए हैं। जो एक कहते हैं कि अगर भारत की डिग्री किसी के पास है तो आज उसको विदेश में काम मिलने का आसानी है। तो विज्ञान के क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत जनता ने प्रगति की है। अब हमको थोड़ा सा एक नेतृत्व करने की क्षमता विकसित करनी है कि जो विज्ञान के क्षेत्र में जो हम अपनी कंपनियां, किसी कंपनी के लिए काम न करके अपनी कंपनी डेवलप करके और एक विज्ञान के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी इसरो है। इसरो ने जिस तरह से मापदंड तय किए, पूरी दुनिया में भी हमने मून पर भी अपने यान भेजे, जो कि बहुत कम देश भेज पाए हैं। तो हमें लगता है कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है विज्ञान के क्षेत्र में। कोविड के दौर में भी हमने जब पूरे विश्व में मेडिसिन सप्लाई करी कोविड का दौर तो वो दौर था जिस समय लोग पूरी दुनिया के घरों से निकलने को तैयार नहीं थे, ऐसी स्थिति थी। उस समय भारत ने वैक्सीन बनाए, और बनाए ही नहीं, पूरे दुनिया के कई देशों में फ्री में जाकर के दवाओं को बांट दिया। और एक समय ऐसा था कि इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय हमको पैरासीटामोल लाने के लिए विदेशों में जाना पड़ता था। और हमने मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की की कि हमारी वैक्सीन आज पूरी दुनिया में छा गई वैक्सीन के समय। जी। मतलब कहीं ना कहीं अगर जिस प्रश्न पे हम आते हैं कि अगर पायदान की बात करें तो भारत किसी से कम नहीं है इस समय में। मतलब बहुत क्षेत्रों में भारत अग्रणीय है और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जी। अगर विज्ञान के नकारात्मक प्रभावों की बात की जाए, क्योंकि जानते हैं हम हर चीज़ के सकारात्मक प्रभाव होते हैं तो नकारात्मक भी होते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर हानिकारक प्रभाव हम क्या कहेंगे विज्ञान? देखिए, ये तो बात सही है कि कोई भी ज्ञान, कोई भी तकनीकी सिर्फ सकारात्मक प्रभाव लेकर के नहीं आती है, नकारात्मक प्रभाव भी लेकर के आती है। और इस नकारात्मकता का सबसे पहला उदाहरण जो पूरी दुनिया ने देखा वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखा, जब न्यूक्लियर बम अमेरिकन आर्मी ने जापान के ऊपर गिराए थे। आज भी नागासाकी और हिरोशिमा के बच्चे, कुछ बच्चे अपंग पैदा होते हैं। आज लगभग 8 दशक के बाद भी ऐसा होता है। सबसे बड़ा परिवर्तन अगर मैं नकारात्मक रूप से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो जलवायु का परिवर्तन है उससे बचना बहुत आवश्यक है।
क्योंकि आज भी आप देखिए थोड़े से जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया के कई हिस्सों में बाढ़ की जो समस्या आती है जी। और ऐसी बाढ़ जिसका कोई इलाज नहीं है। जब बर्फ़ गर्म होते हैं ऊपर, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा देते हैं, जब बर्फ़ गर्म होते हैं तो वो गर्म होकर के पानी के ऊपर जब पिघलता है तो सारे घर बार को लेकर के डूब जाता है। तो हम जो 3 प्रदूषण की बात करते हैं, वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया और जल प्रदूषण हो गया, यह दिन पर दिन जैसे जैसे हमारा विज्ञान के उपकरण का उपयोग हम बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे जलवायु के ऊपर परिवर्तन तेजी से हो रहा है। जी। उसको हमको कैसे बचाना है, उसके ऊपर हमको बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है। और भी जैसे कि हमने उदाहरण दिया कि न्यूक्लियर एटम्स हैं और ये सब एक स्पेशल केसेज हैं, लेकिन आज जिस तरह से हमारी गाड़ियां बढ़ रही हैं, पूरे दुनिया में जिस तरह से गाड़ियां बढ़ रही हैं, उनके ऊपर जो प्रदूषण का जो प्रकोप है जी। उससे पार पाना की बहुत जल्दी ज़रूरत है। वैज्ञानिकों को इस दिशा में मुझे लगता है कि बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है कि विज्ञान के बढ़ते कदम के साथ हम कैसे जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं, अन्यथा यह पूरे समाज, दुनिया और देश के लिए विकट परिस्थिति पैदा कर सकती है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि विज्ञान के बढ़ते कदम हमारी प्रकृति को कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रकृति को बढ़ाने के लिए, फसल को बढ़ाने के लिए भी हम विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो हानिकारक चीज़ें हैं उनको भी हमें कम करने की आवश्यकता है। आशुतोष जी, विद्यार्थी विज्ञान में रुचि काफ़ी रखते हैं, सोचते हैं कि विज्ञान के बिना तो जीवन संभव है ही नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन विद्यार्थी जो है कभी ये नहीं चाहते, कुछ विद्यार्थी ऐसे कि हम विज्ञान ही चुने या चुनकर उस फील्ड में आगे बढ़े। एक उनका रोचक विषय रहता है कि जिस पे वो स्टडी करना चाहते हैं और बस जानना चाहते हैं। तो किस तरह से विद्यार्थी विज्ञान से जुड़ सकते हैं, मतलब वो मेन विषय ना बनाते हुए भी? देखिए, इसके उदाहरण को अगर समझना है तो भारत का हम एक उदाहरण देते हैं। जी। आज भारत का लगभग हर व्यक्ति मोबाइल प्रयोग करता है, स्मार्टफोन से लेकर के टेलीविज़न। उसको प्रयोग करने के लिए हमको उसको पढ़ना जरूरी नहीं है। विज्ञान की महत्ता को समझने के लिए विज्ञान को पढ़ना जरूरी नहीं। उसको हम और भी माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, हम ठीक है, हम विज्ञान कैसे काम करता हम ये तो नहीं जानते, लेकिन हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आज अगर हम देखते हैं कोई कार चला रहा है, वो नहीं जानता कि कार कैसे बनी है, लेकिन वो कार चला रहा है। जी। तो हम विज्ञान की महत्ता को, विज्ञान के उद्देश्यों को, विज्ञान को सार्वजनिक जीवन में लाने की जो प्रकृति है, उसको समझने के लिए, उसको उपयोग करने के लिए विज्ञान का पढ़ना कहीं से भी आवश्यक नहीं है। और कई बार तो मैं देखता हूँ कि बहुत जो विज्ञान जिन्होंने कभी पढ़े नहीं और जब वो विचार कुछ ऐसा रखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि उन्होंने कैसे इस बात की जानकारी की। उन्होंने जो थर्ड मीडिया के, जो थर्ड फ्रंट के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, जिसको उन्होंने खुद नहीं पढ़ा लेकिन कहीं से सुन करके, किसी अखबार से पढ़ के, किसी टीवी से देख करके अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो ऐसे भी रुचि को लाने की आवश्यकता है। और ये सच्चाई है कि विज्ञान काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाता है, लेकिन और भी विषय ऐसे हैं जिनकी बहुत बड़ी महत्ता है। जैसे कि आज जो भाषा के नाम पर हिंदी है, संस्कृति है, संस्कृत है, और भी भाषाएं हैं, और आर्ट साइंस के ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके, इकोनॉमिक्स है, जिनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबकी आवश्यकता है, उसमें विज्ञान की आवश्यकता थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन विज्ञान की आवश्यकता ज़्यादा है इसका मतलब कहीं से नहीं है कि किसी और विषय की आवश्यकता कम हो जाती है। यानी अगर हम विज्ञान के स्टूडेंट नहीं भी हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आविष्कार के क्षेत्र में या विज्ञान को जानने के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें तो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि विद्यार्थी तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, AI है, कंप्यूटर है, बहुत सारे गैजेट्स हैं जिन्हें हम विज्ञान की ही देन कह सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए भी हैं, लेकिन क्या इनका भी नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ रहा है? देखिए, इसको नकारात्मक प्रभाव कुछ कुछ पड़ रहा है, लेकिन उसको हम विज्ञान को नहीं बोल सकते कि विज्ञान के कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वो हमारी आदतें ऐसी हैं जिसके कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मुझे याद है जब 80 के दशक में, जब हम लोग बहुत बच्चे हुआ करते थे, तो रेडियो से टीवी की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ।
तो लोगों ने कहना शुरू किया कि अब तो लगता है कि नई पीढ़ी पढ़ाई नहीं करेगी, सिर्फ दिन भर टीवी देखेगी। उसके बाद टीवी के बाद 90 के लेट दशक में केबल टीवी आ गई, बहुत सारे चैनल्स आ गए। उसके बाद फिर आप देखिए आज मोबाइल पे बहुत सारे रील्स ले करके वीडियोज और सब कुछ आप स्मार्टफोन पे आपके हाथों में है। ये तो तकनीकी और विज्ञान का प्रगति है, इससे अपने आप को कैसे बचाना है ये हमको सीखना पड़ेगा। और ये मानव जीवन इसको बहुत अच्छे से जानता है, ये आज से नहीं, जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम जानते हैं कि जो कुछ भी है उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम होते हैं। और वहीं पर एक शिक्षक का, एक माता पिता का, एक सशक्त समाज का कर्तव्य होता है कि आप कैसे उसको तय कर सकते हैं कि कितना यूज करना है, कितना नहीं करना है। आज दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मोबाइल फोन आप ऑफिस में ले ही नहीं जा सकते जी, आप बाहर रखिए जी, क्योंकि उसको लगता है कि आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से अपने को अनुशासित जीवन जी करके हम नकारात्मक प्रभावों को काफी कम कर सकते हैं। ये हमारी आदतों के ऊपर डिपेंड करता है, इससे हम किसी तकनीकी या विज्ञान की प्रगति को दोष नहीं दे सकते। बिल्कुल, यानी जो कह सकते हैं कि अति सर्वत्र वर्जते। तो अगर हम किसी भी चीज़ की अति करेंगे या नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा टॉप करेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन में फिर नकारात्मक प्रभाव ही डालेंगी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूरे देश में हमारा मनाया जा रहा है सर। तो हर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विभिन्न विभाग हैं, बहुत सारे आयोजन कर रही हैं। तो किस तरह से जो संगठन है या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो थीम है उस पर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, कैसे बनाया जाता है? देखिए आज जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेज हैं, सब में अलग अलग तरीके से विज्ञान के कार्यक्रम होते हैं आज के दिन। जैसे कि कहीं पर गोष्ठियाँ होती हैं, कहीं पे प्रेजेंटेशन होते हैं, कहीं पे चर्चाएं होती हैं, कहीं पे विद्यार्थियों को आप एक इनोवेशन करके एक आइडिया ले आ करके विज्ञान का कुछ अपना दिखाइए, ये भी होता है। प्रदर्शनियाँ होती हैं, अपने कला कौशल का प्रयोग लोग करके अपना करते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी कैंपस में अपना होता है। जैसे कि हमारे यहाँ हमारे IIIT भोपाल में हम लोग उस विज्ञान के दिन हम लोग कोडिंग के कंपटीशन करते हैं। क्या बात है! कि सारा दिन हमारा बच्चा रहेगा, हम उसको एक प्रॉब्लम देते हैं और उस प्रॉब्लम को प्रोग्रामिंग के रूप में हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल। कई बार हम ड्रोन चला करके अपना कि भाई अपना ड्रोन लेकर के आना है, तो जो भी कुछ आप इनोवेटिव कर सकते हैं वो हम एक दिन का पूरा कार्यक्रम करते हैं। और हम नहीं चाहते कि उस दिन, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि गोष्ठियों का जो उपयोग है वो एक ऐसे लेयर पे है जहां पर विज्ञान के बारे में जानकारी कम है, लेकिन जो बहुत उच्च स्तर के संस्थान हैं उनको इस दिन का उपयोग, मुझे लगता है कि विज्ञान के जो अपने तरफ से जो रिसर्च इनोवेशन हुए हैं उसका प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। जी, यानी विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर हर तरह से बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाते हैं विज्ञान के प्रति जागरूकता लाने के लिए। वहीं अगर हम आम नागरिकों की बात की जाए सर, तो हम आम नागरिक हैं जो विद्यालय या किसी संगठन से कनेक्ट नहीं है और घर में है, वो कैसे इस दिवस से जुड़ सकते हैं? देखिए आम व्यक्तियों के लिए जैसे कि बहुत सारे सेमिनार होते हैं आज के दिन, गोष्ठियाँ होती हैं, अलग अलग विषय पर होती हैं और उस विषयों में आप जाकर के भाग ले सकते हैं, उसमें सुन सकते हैं। उसमें जो विशेषज्ञ लोग आते हैं वो कुछ विज्ञान के बारे में बताते हैं, उसमें आप प्रश्न कर सकते हैं, अपने मन में जो आपके अंदर प्रश्न है उसको कर सकते हैं। और एक सामान्य तौर पे विज्ञान का दायरा इतना बढ़ चुका है कि इसको 1 घंटे की गोष्ठी में समाविष्ट करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे संगोष्ठियाँ होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं, जैसे कोई ड्रोन के ऊपर बोल रहा है, कोई मेडिकल साइंस के ऊपर बोल रहा है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बोल रहा है। तो आम व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि जो भी आपका रुचि का विषय है उस रुचि के विषय पे जाकर के आपको खोज करके अपना, चाहे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, टेलीविजन पे देख रहे हैं, फिजिकल पे देख रहे हैं, और जाकर के कुछ सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को उस विशेषज्ञ से पूछ करके अपना समाधान करना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि आम नागरिकों की सहभागिता अगर हमारे राष्ट्रीय पर्व जितने होते हैं अगर उसमें आ जाए या दिवस होते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों में भी एक नए ज्ञान का संचार होगा और उनका भी ज्ञान बढ़ेगा। आशुतोष जी, आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं
स्कूलों में है, घर में है, हम उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, मतलब परंपराएं, संस्कृति। क्या आपको लगता है कि हमारे पेरेंट्स को भी विज्ञान के बारे में भी, आधुनिक चीज़ों के बारे में भी उन छोटे बच्चों को ज्ञान देना चाहिए या बताना चाहिए? देखिए, जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत, उसकी हर आदतें विज्ञान के ऊपर आधारित थी। जी। और मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब हम लोग बच्चे थे तो सिखाया जाता था, नहाने जा रहे हो तो सबसे ऊपर सर के ऊपर पानी डालना चाहिए। बिल्कुल। या जैसे वो करके गंगा जी के में जहाँ सर के ऊपर डालना चाहिए। आज भी इसको मेडिकल साइंस ने प्रूफ किया कि जो आपके सर के ऊपर से जो गर्मी है वो आपके नीचे से निकल जाएगी। हमारे परिवारों में, भारत के हर हिस्से में मैं देखता हूँ और दुनिया के भी हर हिस्से में मैंने जाके देखे हैं, जो भी आदतें थी लोगों की वो विज्ञान के ऊपर आधारित थी। करना ये है कि उनको बताने कि देखो ऐसा करने से ऐसा होगा। अब आप देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत पहले से खाना खाने जा रहे हैं, हाथ धो करके खाना खाइए। सरल विज्ञान जिसको हम कहते हैं, सरल विज्ञान कहते हैं, हाथ धो के खाना खाइए। आज जो कोरोना से पहले कभी पाश्चात्य देश के लोग चम्मच और छुरी कांटे से खाना खाए, हाथ धोना उन्होंने सीखा नहीं। और उसके बाद जब ऐसी स्थिति आ गई कोरोना की, तो उन्होंने लोगों ने ही बताना शुरू किया, कई बार हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, पोंछना चाहिए, मुंह को बंद रखना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत पहले से, मतलब आज पुरानी अगर पिक्चर हम देखते हैं 200-300 साल पहले की भी, तो कुछ लोग अपने सर के ऊपर एक गमछा लेके रखते थे। वो बस उसका कंसेप्ट यही था। तो हम इसलिए हम थोड़ा सा इस मामले में अलग हमारा विचार है कि हम ये ना कहें कि विज्ञान का युग आज का ही है, ऐसा नहीं है। विज्ञान का युग बहुत पहले से ही रहा है। हमें लगता है कि थोड़ा आज हम ज़्यादा कुछ नई चीज़ें देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत पहले से हमारी हर आदतों में विज्ञान शामिल रहा है। और उसको हमें क्या करना चाहिए कि रुचि बढ़ाने के लिए, जैसे कि आज बहुत सारे चैनल्स हैं विज्ञान के, यूट्यूब के चैनल्स हैं, बच्चों को एक उस दिशा में वीडियोस देखें, उस दिशा के साहित्य पढ़ें, उस दिशा के कार्यक्रम को देखें, तो उनके अंदर एक विज्ञान के अंदर जागरूकता फैलेगी। और मुझे लगता है कि इसमें माता पिता और घर के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पहले 5 साल तो बच्चा घर में रहता है, उसके बाद जब वो विद्यालयों में भी जाता है तो 3 से 4 घंटे ही विद्यालय में रहता है, फिर वो वापस लौट के आता है। और अभी तो ज्ञान का खजाना आपके पास है। अगर कुछ नहीं परिवार के लोगों को समझ में आता है तो उसको सर्च करके, उसको देख करके फिर से अपना करके बताया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने एक उदाहरण दिया स्नान करने का, क्या हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं या रीति रिवाज बड़े बुजुर्ग बताते आते हैं, क्या वो भी कहीं ना कहीं साइंटिफिक तरीके से जुड़ी हुई हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि साइंटिफिक तरीके से जुड़ी है। और जैसे जैसे मेरा अनुभव बढ़ता जा रहा है, जैसे कि मैं कोरोना के समय में महसूस कर सकता हूँ, आज नमस्ते की परंपरा कितने साल पुरानी थी भारत में, कि हाथ नहीं मिलाना है, दूर से नमस्ते करना है। और कोरोना के टाइम में लोग छूना नहीं पसंद करते थे। बिल्कुल, नमस्ते की परंपरा जो ऐसी परंपरा के लोग जो हाथ मिलाने से लेकर के गले मिलने तक का काम करते थे, उन्होंने दूरी बना ली। उस तरह के वायरस कभी हो सकते हैं, ऐसा बहुत पहले से रहा। और अभी मैं पिछले जनवरी में मैं जर्मनी था, वहाँ के चर्च में मैं गया था। 16वीं शताब्दी का वो चर्च था, और उसमें हमने कुछ मूर्तियां देखी, जिस मूर्तियों में से नमस्ते की मुद्रा थी। क्या बात है। तो मुझे लगा कि क्या ऐसा पहले यहाँ पे भी रहा हो या कुछ इस तरह के लोगों का रहा है। तो ये बात तो सही है कि जो भी परंपराएं हमारे यहाँ शुरू होती रही हैं, वो कहीं ना कहीं विज्ञान के आधारित ही रही है। चाहे भोजन की परंपरा हो, सोने की परंपरा हो। आप देखिए, उत्तर दक्षिण होकर के क्यों नहीं सोना है, बहुत अच्छा एक वैज्ञानिक कारण है उसके। उत्तर दक्षिण होकर के नहीं सोना है क्योंकि हमारे बॉडी में आयरन है, आयरन में मैग्नेट है, और मैग्नेट से हमारा खिंचाव होता है। लेकिन अब उसको हमने धर्म से जोड़ दिया, तो भाई लोग उसको सोते नहीं अच्छा है, इस तरह से मानना चाहिए। जब हम आप हमारी जब शव यात्रा निकलती है, तो ठीक है, हमारे यहाँ से प्राण निकल गए, अब उनको उत्तर दक्षिण दिशा में लिटा दीजिए। तो उसको ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक धार्मिक कारण थे। हर धार्मिक और परंपरा के पीछे कहीं ना कहीं विज्ञान जरूर था, और उस विज्ञान को हमको समझना चाहिए। इसलिए आज विज्ञान का युग जरूर है, हम विज्ञान का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आज ही नहीं, बहुत पहले से ही हमारे यहाँ विज्ञान का सही कहा आपने, बिल्कुल। क्योंकि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जब काल की गणना करते थे, नक्षत्रों की गणना करते थे, कहीं ना कहीं वो भी विज्ञान से संबंधित था। और आशुतोष जी, हम चाहेंगे कि आज के विज्ञान दिवस पर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर, आप चलते चलते एक प्यारा सा संदेश हमारे दर्शकों को दें। मैं अपने दर्शकों से ही कहना चाहूँगा कि विज्ञान और तकनीकी के महत्ता को समझने के बाद इसका सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक प्रयोग करें। जितनी भी नकारात्मकता
जो आपके आदतों के कारण पैदा हुई है उसको विज्ञान और तकनीकी के ऊपर न थोपे, उसको किसी तरह से बचाने का प्रयास करें। तब हम अपने देश को 2047 में विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा करेंगे और उसमें विज्ञान का एक प्रबल योगदान रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आशुतोष जी ने कि चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए हैं, हमारी सफलता के लिए हैं, हमारे भविष्य के निर्माण के लिए हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उनका किस तरह से प्रयोग करते हैं, नकारात्मक या सकारात्मक। तो एक बार पुनः आप सभी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और आपको इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी को नमस्कार।